अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और मिस्र के दौरे से वापसी के एक रोज़ बाद पीर के रोज़ काबीना के सीनियर वज़रा के साथ आला सतही मीटिंग की। मोदी इतवार की रात ही मिस्र से वतन वापस आए। मोदी के अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन, शहरी उमूर और पेट्रोलियम के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा और दीगर ओहदेदारों ने मीटिंग में शिरकत की। समझा जाता है कि वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना के वज़रा के साथ दोनों ममालिक के दौरे की तफसीलात शेयर की। ज़रा के मुताबिक क़ब्ल अमित शाह ने वज़ीर आज़म को मणिपुर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और वहाँ के हालात को मामूल पर लाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मुतला किया। मणिपुर में कुकी और मैतेई तबकात के बीच तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर पिछले 53 दिनों से तशद्दुद जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने इतवार के रोज़ रियासत के 7 अजला में सर्च ऑपरेशन चलाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन जिलों में पिछले 24 घंटों में तशद्दुद फैलाने वाले लोगों के 12 बंकर तबाह किए। पुलिस ने उन्हें दहशतगर्द बताया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तामेंगलोंग, इम्फाल ईस्ट, बिष्णुपुर, कांगपोकपी, चूराचांदपुर और काचिंग जिलों में जॉइंट ऑपरेशन चलाया और हिल और वैली दोनों जगहों इन दोनों जगहों पर इन बंकरों को तबाह किया। मणिपुर के हालात को लेकर वज़ीर दाखिला लगातार रिव्यू कर रहे हैं। मणिपुर में तकरीबन 2 माह से तशद्दुद जारी है और हालात को बेहतर बनाने के लिए रियासत और मरकजी हुकूमत के जरिए कोशिशें भी लगातार हो रही हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि वज़ीर आज़म मोदी के जरिए मणिपुर तशद्दुद वाक़े पर अब तक कोई भी बयान नहीं दिया गया। इस मामले पर अपोजिशन पार्टियां लगातार PM मोदी को तनकीद का निशाना बना रही हैं। अब खबरें सामने आ रही हैं कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर तशद्दुद मामले पर PM मोदी से मुलाकात की। दरअसल गुज़िश्ता दिनों अमित शाह ने कुल जमाती मीटिंग बुलाई थी जिसमें मणिपुर तशद्दुद को लेकर तबादला ख्याल हुआ था। उस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दौरे अमेरिका के लिए निकल गए थे, फिर वहां से दौरे मिस्र के लिए रवाना हुए और अब जबकि उनकी हिंदुस्तान वापसी हो चुकी है तो अमित शाह ने कुल जमाती मीटिंग में मणिपुर तशद्दुद के ताल्लुक से हुई बातचीत और वहां के मौजूदा हालात की जानकारी वज़ीर आज़म से मुलाकात करके उनको दी। हालांकि वज़ीर आज़म मोदी ने इस मुलाकात के बाद मणिपुर के ताल्लुक से कोई बयान अवामी सतह पर नहीं दिया। कांग्रेस ने मणिपुर में हुए तशद्दुद पर मोदी हुकूमत की खामोशी पर एक बार फिर मरकज पर हमला किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके PM मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर हमला किया। खड़गे ने ट्वीट किया कि ऐसी खबरें चल रही हैं कि आखिरकार वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला ने मणिपुर के मामले पर बातचीत की है। खड़गे ने कहा कि पिछले 55 दिनों से मोदी जी ने मणिपुर पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। पूरा मुल्क उनकी मणिपुर की बात सुनने के इंतज़ार में है। कांग्रेस सदर ने कहा कि अगर मोदी जी वाकई मणिपुर के बारे में कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने वज़ीर आला को बरतरफ करना चाहिए। अस्करियत पसंद तंजीमों और समाज दुश्मन अनासिर के जरिए चोरी किया गया असला जब्त करें, तमाम जमातों से बातचीत शुरू करें और मुश्तरका सियासी रास्ता निकालें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मंशियात के खिलाफ हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के कामयाब नतायज सामने आना शुरू हो गए हैं और हुकूमत पुरज़्म है कि मुल्क में मंशियात की तिजारत की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही हिंदुस्तान के रास्ते दुनिया में कहीं भी जाने की इजाज़त होगी। मंशियात के इस्तेमाल और मंशियात के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि आज 26 जून को मंशियात के इस्तेमाल और उसके गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ जंग करने वाली तमाम तंजीमों और लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ये खुशी की बात है कि इस मरतबा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी पूरे हिंदुस्तान में नशा मुक्त पखवाड़े का एहतमाम कर रही है। मित्रों, आज 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं ड्रग के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हमारी सभी एजेंसियों को मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस बार भी अखिल भारतीय स्तर पर नशा मुक्त पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। इस नीति का मुख्य स्तंभ है मोदी सरकार की होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जिसमें अलग अलग विभागों के समन्वय से नीति और प्रभावी बनती है। हमारा संकल्प है कि हम भारत में नारकोटिक्स का व्यापार नहीं होने देंगे और न ही भारत के माध्यम से ड्रग को विश्व के किसी और देश में जाने देंगे। ड्रग के खिलाफ इस मुहिम में देश की प्रमुख एजेंसियां, विशेषकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, निरंतर अपनी जंग जारी रखे हुए हैं। इस अभियान को सशक्त करने के लिए गृह मंत्रालय ने 2019 में एनकोर की स्थापना की एवं हर राज्य के पुलिस विभाग में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन अप्रैल 2023 में हुआ। ड्रग के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त मंच के माध्यम से युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। ड्रग के विरुद्ध हमारी इस व्यापक और समन्वयित लड़ाई का ही असर है कि जहां 2006 से 13 में मात्र 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी, तो वहीं 2014 से 22 में लगभग 30 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ की नशीली पदार्थ जब्त किया गया है और नशे के व्यापार करने वाले लोगों के विरुद्ध पहले की तुलना में 181% अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह मोदी सरकार की नशा मुक्त भारत के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही जून 22 में हमने जब्त किए ड्रग के दोबारा उपयोग को रोकने के लिए विनिष्टीकरण अभियान चलाया, जिसमें अब तक देश भर में लगभग 6 लाख किलो जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया जा चुका है, चाहे ड्रग की खेती को नष्ट करना हो। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि कौमी सलामती हुकूमत की अवलीन तरजीह है और वो मुल्क की खुदमुख्तारी, इत्तेहाद और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। पीर को जम्मू में कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता 9 सालों में अपनी सिक्योरिटी के मंजरनामे में एक मिसाली तब्दीली देखी है। उन्होंने कहा कि 2013-14 में हिंदुस्तान की इमेज एक कमज़ोर मुल्क की थी, जिसकी वजह से तरह तरह के मसाइल ने जन्म लिया, लेकिन आज ये मुल्क हर खतरे पर काबू पाने की सलाहियत रखता है। कौमी सलामती के खाके की वजाहत करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी को लाहक खतरा से निपटने के लिए 4 उसूलों पर काम कर रही है। उनमें कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कार्रवाई, तरक्की में सहूलत की फराहम करने के लिए मुल्क के अंदर महफूज सूरत हाल कायम करना, आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाना और उनकी उमंगों को पूरा करना और दहशतगर्दी जैसे आलमी चैलेंजों से मुत्तहिद होकर निपटने के लिए दोस्त ममालिक के साथ साजगार माहौल तश्कील देना शामिल है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि न मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा। तो लोगों ने कहा क्या कह रहे हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सच्चाई यह है कि मुझे भी पहले समझ में नहीं आ रहा था कि ठीक है आप खाएंगे नहीं, मान लिया। खाने नहीं देंगे यानी भ्रष्टाचार पर आप अंकुश ऐसे लगा देंगे इतनी जल्दी। मेरे सामने भी असमंजस स्थिति थी, मैं सोच नहीं पा रहा था। वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, महीने 1.5 महीने की बात है। मैं गृह मंत्री के रूप में हम दोनों लोग बैठे थे और एक वो मीटिंग उन्होंने आमंत्रित की थी, उसमें मुझे भी बुलाया था। उस समय प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सभी के अकाउंट्स खोलने की बात हो रही थी। तो मैं बैठक समाप्त होने के बाद मैंने कहा कि ये बताइए मोदी जी कि इतनी जल्दी सब अकाउंट्स खुल जाएंगे लोगों के? उन्होंने कहा खुलेंगे। मैंने कहा इसका पर्पज क्या है? कहा राजनाथ जी आगे देखिए। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के हर परिवार में लोगों के अकाउंट्स बैंक में खुल गए। बात मेरी समझ में तब आई, बात मेरी समझ में तब आई जब
डीबीटी के माध्यम से लोगों को पैसा ट्रांसफर होना शुरू हुआ। और मुझे बात राजीव गांधी जी की याद आई। राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, बामुश्किल 15 पैसा नीचे तक लोगों के पास पहुंच पाता है। ये एक प्रकार से लाचारी व्यक्त की थी। मैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, और सामान्यतः राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मुझे आपने कभी नहीं सुना होगा मैंने किसी प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया। पॉलिसी को लेकर तो बीआरएस के साबिक रुकन पार्लियामेंट पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और साबिक वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के अलावा पार्टी के मौजूदा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कौमी दारुल हुकूमत में आईसीसी के दफ्तर में हुई इस मुलाकात के मौके पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी के अलावा तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायदीन बशमूल उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, जाना रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर मौजूद थे। श्रीनिवास रेड्डी और कृष्णा राव ने मीडिया को बताया कि 2 जुलाई को खम्मम में होने वाले जलसे आम में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा जलसे आम होगा जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी शिरकत करेंगी। आज तेलंगाना के वरिष्ठ नेता श्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, फॉर्मर मिनिस्टर जुपल्ली कृष्णा राव, 5 times एमएलए श्री गुरुनाथ रेड्डी जी, नरसा रेड्डी जी, फॉर्मर एमएलए एंड प्रेजेंट जिला परिषद चेयरमैन कोरम कनकया, पायम वेंकटेश्वर्लू जी एंड जिला परिषद चेयरमैन, म्युनिसिपल चेयरमैन, मंडल प्रजा परिषद प्रेसिडेंट्स एंड सीनियर लीडर्स, सब लोग आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी के साथ मिले हैं। वो लोग राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए वादा किए। आपके सामने उनके बात रखे। आगे हम लोग तेलंगाना में टीआरएस को हराने के लिए जिस तरीका से काम करना है सब लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी टीआरएस साथ मिलकर कैसे 4 करोड़ तेलंगाना जनता को कैसे धोखा दे गया, ये सब सारे हम लोगों को दिखाना है। और पिछले 3 दिन से केटीआर आईटी मिनिस्टर दिल्ली आया था, वो ऐसा दिखा रहे हैं कि हम तेलंगाना तरक्की के लिए, मेट्रो रेल के लिए, नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए हम रिप्रेजेंटेशन दिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से मिले। ये सरासर झूठा है, क्योंकि पटना में एंटी बीजेपी जो मीटिंग चल रही था 15 पार्टियों का, तो उसका तोड़ने के लिए, ये परसेप्शन ऐसा क्रिएट करने के लिए अपोजिशन में भी साथ नहीं है, कुछ लोग बीजेपी के साथ है, ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने के लिए लगातार टीआरएस कोशिश किए। पहले केसीआर ने किया, अभी केटीआर ने कोशिश कर रहा है, तो लोग पूरा समझ रहा है। इसीलिए हम लोग सब लोगों, जितने भी वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए हमें वादा दिए, इन लोगों को मैं वेलकम कर रहा हूं। और दूसरे जुलाई 2 को खम्मम में एक बड़ा जलसा होगा, वहां पर वहीं से तेलंगाना के अगले चुनाव के भूमिका वहां से आप लोगों को बोलेंगे। और दूसरा महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में जुलाई 14 और 16 वहां पर भी एक बड़ा जलसा ले। बदलाव की हवा पूरे देश में चलती हुई महसूस हो रही है। ये बदलाव की हवा कर्नाटक से शुरू हुई हो ऐसी बात नहीं है। बदलाव की हवा भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई और धीरे धीरे एक तूफान के रूप में दिखाई दे रही है। और जब तूफान आता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। कर्नाटक में आपने देखा क्या बदला। अब आने वाले 6 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। उस वक्त जो संघर्ष किया वो आप सबके सामने है। और कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस ने तेलंगाना दिया। आज काफी महत्वपूर्ण नेता, तेलंगाना के बहुत महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस का दामन के साथ जुड़ रहे हैं। अभी इन सब की मुलाकात हुई,
लंबी वार्ता हुई कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, हमारे जो इंचार्ज हैं वहां माणिकराव ठाकरे जी से, अपने ये कारण बताएं कि ये क्यों इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। बदलाव ఏదో నన్ను పార్టీ నుంచి బయటికి పంపించారనో, నాకేదో పదవులు ఇవ్వలేదనో, జూపల్లి గారిని అవమానపరిచారనో, వేదిక మీద ఉన్న ముఖ్యులని వివిధ సందర్భాల్లో అవమానపరిచారనో, ఇబ్బందులు పెట్టారనో అంశం ప్రధానమైనది కాదు. కేవలం తెలంగాణ బిడ్డలు ఏదైతే కోరుకున్నారో, తెలంగాణ ఇస్తే మంచి జరుగుతుందని ఆనాడు సోనియమ్మ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मुल्क को बेचना चाहती है। उनके डबल इंजन जल्द ही गायब हो जाएंगे। वो रियासत के पंचायती इंतखाबात में अपना पहला इंजन और 2024 के लोकसभा इंतखाबात में दूसरा इंजन खो देंगे। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ महाजोत यानी कि एक बड़ा अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जल्द ही किया जाएगा। ममता ने बीएसएफ पर भी भगवा दल के इशारे पर रियासत के सरहदी इलाकों में वोटर्स को डराने का इल्जाम लगाया। साथ ही पुलिस इंतजामिया से बीएसएफ की एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा। कुछ बिहार में पंचायती इंतखाबात के लिए मुहिम के दौरान एक रैली में ममता ने कहा कि मुझे जानकारी है कि पंचायती इंतखाबात के मद्देनजर बीएसएफ के कुछ ओहदेदार सरहदी इलाकों में जाकर वोटर्स को धमका रहे हैं, उन्हें वोट नहीं देने को कह रहे हैं। मैं लोगों से कहना चाहती हूं कि वो डरे नहीं और इंतखाबात में हिस्सा लें। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों में तालीम अच्छी हो गई है और कम से कम 80% सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से बेहतर हो गए हैं। केजरीवाल ने पीर को बादली असेंबली हल्के के लिबासपुर में स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो दिल्ली को रोकते रहे और हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहे। लिबासपुर गाँव में आज स्कूल की शानदार इमारत का इफ्तिताह किया गया। ये सरकारी स्कूल किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर और शानदार है। और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार के जो हमारे टीचर हैं उनको मैं सलाम करना चाहता हूं। टीचरों ने बड़ा अच्छा काम करा। सबसे बढ़िया काम हमारे टीचरों ने और प्रिंसिपल्स ने करा है। देखो हम तो 4-5 ही आदमी हैं, मैं, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, हम ये 60-62 विधायक और मंत्री मिलके इतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते थे। दिल्ली के अंदर जो इतने सारे स्कूल अच्छे हो गए, ये मेरे 60,000 टीचरों ने मिलके स्कूल अच्छे करे हैं। कल तक इन टीचरों को गाली दिया करते थे, कहते थे टीचर, सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं हैं, आलसी हैं, आते हैं पेड़ के नीचे बैठ के टीचर स्वेटर बुनती रहती हैं। वही टीचर हैं जो पहले थे, हमने बदले नहीं टीचर, वही टीचर हैं। उन्हीं टीचरों ने काम शुरू कर दिया। क्या बदला? व्यवस्था बदल गई। अब ईमानदार सरकार आ गई। ऊपर से अगर ईमानदार सरकार आ जाए, मंत्री, मुख्यमंत्री ईमानदार, शिक्षा मंत्री ईमानदार, विधायक ईमानदार, तो सारी व्यवस्था बदल जाती है। दिल्ली के अंदर सारी व्यवस्था बदल गई। आज ये आपका स्कूल जो है, ये केवल दिल्ली का बेस्ट स्कूल नहीं है, पूरे देश में मैं चैलेंज कर सकता हूं ऐसा स्कूल आप मेरे को दिखा दो जैसा स्कूल आपके इलाके के अंदर बना। मेरे को बताया गया 2000 के करीब बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे। एक बगल में एडेड स्कूल भी है, चौधरी राम शरण यादव। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से बिजली के नरकों में इजाफे के बाद लोगों में बेचैनी और उलझन पैदा हो गई है कि किसका बिल बढ़ेगा और किसका नहीं। वज़ीर तवानाई आतिशी ने वजाहत की है कि जिनका बिल 0 आ रहा है यानी 0 आ रहा है उनका बिल 0 ही रहेगा, लेकिन जिनका बिल 200 यूनिट से ज़्यादा है यानी वो बड़े सारिफिन के ज़मरे में आते हैं, उन्हें 8% इजाफी सरचार्ज अदा करना पड़ेगा। इसके साथ ही आतिशी ने बिजली के बढ़ते हुए टैरिफ को लेकर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कोयले
की शॉर्टेज इस वजह से है क्योंकि केंद्र सरकार उसका प्रोडक्शन नहीं कर रही है, और उसका नतीजा यह है कि केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया है कि कोई भी स्टेट अगर वो कोयला यूज करती है, कोई भी पावर प्लांट अगर वो कोयला यूज करता है, उनको कम से कम 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप देखने जाएंगे ये इंपोर्टेड कोयला, तो इंपोर्टेड कोयले का दाम डोमेस्टिक कोयले से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। डोमेस्टिक कोल का कॉस्ट 1 टन का अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए पर टन आता है, लेकिन जो इंपोर्टेड कोल आज हर थर्मल पावर प्लांट को यूज करना कंपलसरी कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसका कॉस्ट 25,000 रुपीज पर टन है। इस 10% ब्लेंडेड इंपोर्टेड कोल के आदेश से आज देश भर में बिजली महंगी हो रही है, चाहे वो देश में किसी भी पावर प्लांट में जनरेट हो रही है। दूसरे तरह के पावर प्लांट्स गैस पावर्ड होते हैं, वहां पर भी केंद्र सरकार के गैस प्राइसेस को ना कंट्रोल करने की वजह से वहां पर भी पावर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। किसी भी बिजली कंपनी के लिए, चाहे वो दिल्ली की प्राइवेट कंपनियां हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों की स्टेट कंपनियां हो, 80% जो उनका खर्चा आता है वो बिजली खरीदने पर आता है। अगर केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बिजली के दाम बढ़ेंगे, अगर केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से एनटीपीसी के पावर मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट के दाम बढ़ेंगे, अगर केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से कोयले के दाम बढ़ेंगे, तो इसका असर ना सिर्फ दिल्ली पर बल्कि पूरे देश की बिजली पर आने वाला है। तो मैं तो केंद्र सरकार को बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप की जिम्मेदारी है कि आपको कोयले के दाम, गैस के दाम के मिसमैनेजमेंट को खत्म करना होगा। भारत हिंदुस्तानी पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने कहा कि डब्ल्यूएफआई के साबिक सदर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनकी लड़ाई अब सड़कों पर नहीं बल्कि अदालत में लड़ी जाएगी। दिल्ली पुलिस की जानिब से तहकीकात मुकम्मल होने के बाद 15 जून को अदालत में चार्जशीट पेश की गई। जब तक इंसाफ नहीं मिलता, पहलवानों की कानूनी जंग सड़क के बजाय अदालत में जारी रहेगी। पहलवानों ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जैसा कि वादा किया गया था कि डब्ल्यूएफआई में असलाहत के हवाले से इंतखाबी अमल शुरू हो गया है। हम 11 जुलाई के इंतखाबात के हवाले से हुकूमत की जानिब से किए गए वादों की तकमील का इंतजार करेंगे। इसके बाद विनेश और साक्षी ने ट्वीट किया कि वो कुछ वक्त के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहे हैं। इससे पहले इतवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आसाम रेसलिंग एसोसिएशन की दरखास्त पर 11 जुलाई को होने वाले डब्ल्यूएफआई इंतखाबात को मुलतवी कर दिया था। अदालत ने जवाब दहिंदगान डब्ल्यूएफआई की एडहॉक बॉडी और वजारत खेल को 17 जुलाई को होने वाली समात की अगली तारीख तक इलेक्शन मुलतवी करने का हुक्म दिया। ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमान हिंद के नाम अपने एक पैगाम में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इस्लाम में कुर्बानी का कोई बदल नहीं है। ये एक मजहबी फरीज़ा है जिसकी अदायगी हर साहिब हैसियत मुसलमान पर वाजिब है। इसीलिए जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है उसे हर हाल में यह फरीज़ा अदा करना चाहिए। मौलाना मदनी ने आज जारी एक बयान में कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र ये ज़रूरी है कि मुसलमान अपने तौर पर एहतियाती रवैया इख्तियार करें। तशहीर और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरों वगैरह शेयर करने से गुरेज करें। मौलाना मदनी ने यह भी मशवरा दिया कि मुसलमान कुर्बानी करते वक्त हुकूमती हिदायत की मुकम्मल तौर पर पासदारी करें, ममनुआ जानवरों की कुर्बानी से बचें और चूंकि मजहब में इसके बदले काले जानवर की कुर्बानी जायज़ है, इसलिए किसी भी फितने से बचने के लिए उसी पर इक्तफा किया जाना बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी जगह शर पसंद अनासिर जानवर की कुर्बानी से रोकते हैं तो समझदार और बासर अफराद के जरिए मकामी इंतज़ामिया को एतमाद में लेकर कुर्बानी की जाए। अगर फिर भी खुदा न खास्ता इस मजहबी फरीज़े की अदायगी का कोई रास्ता ना निकले तो जिस करीबी आबादी में कोई दुश्वारी ना हो वहाँ कुर्बानी करा दी जाए।
अलबत्ता जिस जगह कुर्बानी होती आई है और फिलहाल दुश्वारी है, वहां कम से कम बकरे की कुर्बानी जरूर की जाए और इंतजामिया के दफ्तर में इसका इंदराज भी करा दिया जाए ताकि मुस्तकबिल में दुश्वारी ना हो। उन्होंने मुल्क के मुसलमानों को ईद उल अजहा के मौके पर सफाई सुथराई का खास ख्याल रखने का मशवरा देते हुए कहा कि जानवरों के फजलात को सड़कों, गलियों और नालों में ना डालें, बल्कि आलाइश को इस तरह दफन कर दिया जाए कि उससे ताफुन ना फैले। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि हर मुमकिन कोशिश की जाए कि हमारे अमल से किसी को अजियत ना पहुंचे। फिरका परस्त अनासिर की तरफ से किसी तरह की इश्तियाल अंगेजी पर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरे के साथ मामले की शिकायत मकामी थाने में ज़रूर दर्ज कराई जानी चाहिए। हमें मायूस हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करते हुए हालात का मुकाबला अमन, शांति, प्यार और मोहब्बत और सब्र व सुकून से करना चाहिए। दुनिया में लिव इन रिलेशनशिप यानी बगैर शादी के साथ रहने का चलन बढ़ता जा रहा है। अलग अलग जात और मज़ाहिब के जोड़े भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। एक ऐसे ही मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत अहम फैसला सुनाया। दरअसल एक हिंदू लड़की ने अदालत में अर्जी दाखिल कर मुस्लिम लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम में शादी से पहले किसी भी तरह का जिनसी या हवस पर मबनी अमल, मसलन बोसा लेना, गलत तरीके से छूना या घूरना ममनू है, इसलिए उन्हें एक साथ रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि इस्लाम में किसी भी जिनसी अमल को जिना का हिस्सा माना जाता है और उसे हराम तस्वुर किया जाता है। अदालत ने कुरान का भी हवाला दिया जिसमें जिना के लिए गैर शादीशुदा मर्द और खातून को कोड़ों से मारने की सजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 साल एक हिंदू लड़की 30 साल मुस्लिम लड़के के साथ रहना चाहती है, लेकिन लड़की की मां इस लिव इन रिलेशनशिप से नाखुश है। मां ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद लड़की और लड़के ने अदालत में अर्जी दाखिल कर सिक्योरिटी का मुतालबा किया था। काबिल जिक्र बात यह है कि दोनों ने मुस्तकबिल करीब में शादी की ख्वाहिश भी जाहिर नहीं की। इन हालात को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि इस्लामी कानून को पेश नज़र रखते हुए शादी के बगैर जिस्मानी ताल्लुकात को मंजूरी नहीं दी जा सकती। फिल्म आदिपुरुष इन दिनों तनाज़े का शिकार है और सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ शिकायतों का एक अंबार देखने को मिल रहा है। इस फिल्म के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर समाअत करते हुए जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की डिवीजन बेंच ने सेंसर बोर्ड और फिल्म साज और हिदायतकार को जबरदस्त फटकार लगाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 जून को पेश तरमीम शुदा अर्जी को अदालत के जरिए मंजूर की गई थी। इस मामले में सेंसर बोर्ड की तरफ से पेश हुए वकील अश्विनी सिंह ने अदालत से सवाल किया कि आखिर सेंसर बोर्ड क्या करता रहता है? फिल्म समाज का आईना होता है, आगे आने वाली नस्लों को क्या सिखाना चाहते हो? क्या सेंसर बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता? हाईकोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष बनाने वालों को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि कुरान पाक, गुरु ग्रंथ साहब और गीता जैसे मजहबी सहीफों को तो कम से कम बख्श दीजिए, बाकी जो करते हैं वो तो कर ही रहे हैं। इससे कबल आज एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री ने अदालत में बहस के दौरान फिल्म में दिखाई गई काबिल एतराज़ बातों डायलॉग का तस्करा किया। एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री ने सेंसर बोर्ड के जरिए अभी तक जवाब ना दाखिल किए जाने पर एतराज़ भी किया और अदालत को फिल्म के काबिल एतराज़ मवाद से मुतला कराया। मुल्क के ज्यादातर बाजारों में टमाटर की कीमत 100 रुपये फी किलो के पार निकल गई है। होलसेल मार्केट में टमाटर 65 से 70 रुपये फी किलो में बिक रहे हैं। एक हफ्ता पहले होलसेल मार्केट में टमाटर 30 से 35 रुपये फी किलो में बिक रहे थे। रिटेल मार्केट में इसकी कीमत करीब 40 से 50 रुपये किलो थी, यानी दाम करीब दुगने हो गए हैं। एक महीना पहले यानी मई में तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में टमाटर 2 से 5 रुपये फी किलो बिक रहा था, यानी एक महीने में ही टमाटर की कीमतों में 1900% का इजाफा हुआ है। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक डिलीवरी एजेंट की कैब गन पॉइंट पर रोककर 2 लाख रुपए लूट लिए। दिल्ली पुलिस ने पीर के रोज बताया कि वाकया 24 जून दोपहर 3 बजे के आसपास का है। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 बाइक सवार 4 बदमाश कार का पीछा कर टनल में बीच सड़क पर उसे रोक लेते हैं। फिर एक बदमाश गन निकालकर कार के सामने खड़ा हो जाता है। बाकी के 3 साथी कार के दोनों तरफ से गेट खोलते हैं और कैश भरा बैग लेकर फरार होते हैं। सीसीटीवी फुटेज में इस वाकये के दौरान टनल से कई और कारें और बाइक सवार गुजरते हुए दिखाई देते हैं, हालांकि कोई भी रुकता नहीं।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।